हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार आप ही के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मंत्री परिषद। कौन सा टॉपिक है? मंत्री परिषद। दोस्तों, लास्ट क्लास तक हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था और राष्ट्रपति का टॉपिक है, यही सबसे बड़ा टॉपिक था। अब आगे आने वाले जो टॉपिक है वो इतने बड़े नहीं। तो आज हम बात करेंगे मंत्री परिषद की, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। दोस्तों, हम बात करें आर्टिकल 74 की। आर्टिकल 74 की, तो आर्टिकल 74 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। क्या प्रावधान किया गया आर्टिकल 74 में? राष्ट्रपति की यानी आर्टिकल 74 में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रमुख या प्रधान जो होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 75 की। दोस्तों, हमारे भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, इसलिए यहाँ की जो कार्यपालिका है वो दो प्रकार की है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। ये जो प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद होती है, वास्तव में यही वास्तविक कार्यपालिका होती है। इन्हीं के पास सारी पावर्स होती हैं। तो आर्टिकल 75 के अंदर अगर हम बात करें तो जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, यानी जो मंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 75(1) के अनुसार, आर्टिकल 75(1) के अनुसार मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से नहीं करता है, बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह पर इसकी नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 75(1) के तहत क्या बताया गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति यानी आर्टिकल 75(1) के अंदर बताया गया है कि ये जो मंत्री होते हैं, यानी मंत्री परिषद होती है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। किसकी सलाह पर की जाती है मंत्रियों की नियुक्ति? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कर्ता कौन है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। और इनकी नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री सलाह पर। तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75(1) आपने देखा है। आर्टिकल 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 75(1) में बताया गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
ये जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है यही वास्तविक कार्यपालिका होती है, सारी पावर्स इन्हीं के पास होती है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 75(2) की। आर्टिकल 75(2) आर्टिकल 75(2) में ये बताया गया है कि ये जो मंत्री परिषद होगी ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। तो क्या प्रावधान किया गया आर्टिकल 75(2) में? मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है या मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसको ध्यान से देखना, ये बात आर्टिकल 75(2) में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं कि राष्ट्रपति ही इस मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति ही इन्हें शपथ दिलाता है और ये अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। इसलिए ये जो मंत्री परिषद है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। इस बात को ध्यान से देखना। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 75(3) की। आर्टिकल 75(3) में जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्या प्रावधान किया गया है आर्टिकल 75(3) में? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आर्टिकल 75(3) में क्या प्रावधान किया गया है कि ये जो मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यहां दोस्तों ध्यान से देखना, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, लोकसभा की जगह या तो संसद नाम रख देगा या राज्यसभा नाम रख देगा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। लोकसभा की जगह यानी वो ये लिख देगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, तो ये कथन गलत हो जाएगा। या वो ये लिख दे कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये भी कथन गलत माना जाएगा। ये केवल और केवल किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो आर्टिकल 75(1) जिनमें बताया गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। आर्टिकल 75(2) में प्रावधान है कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। आर्टिकल 75(3) में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि संसद और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो मंत्री होते हैं इनकी योग्यता क्या होती है। मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? दोस्तों वैसे इनकी योग्यता का सीधा कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है इनका उल्लेख? क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं कि जो संसद के सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए वही योग्यता मंत्री बनने के लिए होती है और वही योग्यता प्रधानमंत्री के लिए चाहिए।
यानी जो व्यक्ति एक संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता है वो व्यक्ति मंत्री भी बन सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। लेकिन फिर भी इसके बारे में बताया गया है योग्यता के अंदर कि संसद के किसी एक सदन का वो सदस्य होना चाहिए। जब मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है उस समय वो संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो उससे पद ग्रहण करने के 6 माह के भीतर उसको संसद के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक है, अन्यथा 6 माह के बाद उसको पद से हटा दिया जाता है। तो योग्यता के संबंध में क्या बताया गया है? संसद के किसी एक सदन सदस्य होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो 6 माह के भीतर सदन का दोस्तों योग्यता में बताया गया है कि जो मंत्री बनते हैं उनको संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। और अगर वो नहीं है, मान लो मंत्री परिषद में किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी उसको मंत्री बना दिया, ऐसा किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर संसदीय शासन परंपरा चलती है। लेकिन उसके लिए ये प्रावधान किया गया है कि अगर मंत्री बना दिया गया है तो उससे 6 माह के भीतर कि संसद के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक होती है, वरना 6 माह के बाद उसको पद से हटा दिया जाता है। और मैंने ये भी बताया था कि जो योग्यता एक संसद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती है वही योग्यता मंत्री के लिए आवश्यक होती है और वही योग्यता प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक होती है। तो हम देखते हैं कि संसद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। अगर संसद के सदस्य बनने के जो योग्यता हमें पता चल जाती है तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि मंत्री के लिए क्या योग्यता चाहिए और प्रधानमंत्री के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसद का सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या होती है। संसद सदस्य बनने की योग्यता, पहला कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरी उम्र 25 वर्ष हो, और तीसरा लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ये 3 मुख्य योग्यता होती है एक संसद का सदस्य बनने की। दोस्तों ये जो मंत्री होते हैं वो भी एक प्रकार से संसद के ही सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री भी संसद के ही सदस्य होते हैं। तो इनके लिए जो योग्यता होती है वो वही होती है जो एक संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। तो संसद का सदस्य बनने की योग्यता में क्या बताया है? भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों अगर लोकसभा से मंत्री बन रहा है तो उम्र 25 आवश्यक होती है, लेकिन अगर राज्यसभा से मंत्री बन रहा है तो 30 वर्ष होने चाहिए, और वो लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए। ये योग्यता जो व्यक्ति रखता है वो संसद का सदस्य भी बन सकता है, वो मंत्री भी बन सकता है और वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो ये है योग्यता
के बारे में अब बात करते हैं दोस्तों। इनको शपथ कौन दिलाता है? ये जो मंत्री बनते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों ये जो मंत्री होते हैं इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, और इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, और इनके शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में बताया गया है। तो इसके शब्द के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अनुसूची 3 के अनुसार क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति है वो मंत्रियों को पद किसकी दिलाता है? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आते हैं कि मंत्री किसकी शपथ लेते हैं? पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। शपथ इनको दिलाता कौन है? राष्ट्रपति दिलाता है अनुसूची 3 के अनुसार, यानी इनके शब्द का प्रारूप जो है वो अनुसूची 3 में बताया गया। यहाँ पद और गोपनीयता की शब्द का मतलब क्या है? क्योंकि मैंने राष्ट्रपति बताया था, तब मैंने बताया था कि राष्ट्रपति पद और संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, जबकि ये जो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद होते हैं ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। दोस्तों पद की शपथ में किसकी बात करता है? मंत्री जब पद की शपथ लेता है तो किसकी बात करता है? कि मैं संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात करता है, या फिर वो विधि और संविधान के अनुसार लोगों के प्रति न्याय की बात करता है। तो इस पद के की शब्द में इस प्रकार की वो बातें करेगा। गोपनीयता का आपको पता ही है, यानी उसके पद से संबंधित जो भी बातें होंगी उनको वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाहर किसी को नहीं बताता है। तो राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। शब्द के बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो मंत्री है ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? त्याग पत्र किसको देते हैं? तो मैंने बताया शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये मंत्री अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। यानी मंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। मंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कार्यकाल की। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे कार्यकाल से संबंधित मैं बात बता रहा हूं कि ये जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री होते हैं इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। कैसा होता है इनका कार्यकाल? अनिश्चित होता है। हमारे देश के अंदर संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है इनके कार्यकाल के संबंध में कि ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। क्या प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। दोस्तों राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत का यहाँ क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अपने पद को धारण करेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं।
इसका मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जिस भी दल के होते हैं, उस दल का सदन में जब तक बहुमत रहता है तब तक ये अपने पद को धारण करते हैं। जैसे ही इनका बहुमत खत्म होता है, ये अल्पसंख्यक में आ जाते हैं, तो राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा देते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री परिषद, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। संसदीय शासन परंपरा पाई जाती है भारत में, इसलिए सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हल करेंगे उसको? क्वेश्चन आ जाए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल या मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है और ऑप्शन में आ जाता है 5 वर्ष, 4 वर्ष, अनिश्चित, कोई नहीं, तो हमें अनिश्चित ही करना है। लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन ऑप्शन ये आ जाता है कि मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है और उसमें 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, तो हमें मजबूरन वो 5 वर्ष करना होगा। तो ध्यान देना, इनका जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो हमने देखो दोस्तों बात की है मंत्री परिषद के शपथ की, जो राष्ट्रपति दिलाता है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इसके बाद हमने बात की त्याग पत्र की, मंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। और उसके बाद हमने बात की है कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि ये जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख मूल संविधान में किया गया था। मंत्री परिषद शब्द का मूल संविधान में उल्लेख किया गया था, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था। या 2 शब्द बोल रहा हूं, एक मंत्री परिषद और दूसरा मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। दोस्तों ये मंत्री परिषद शब्द है, इस शब्द का तो मूल संविधान के अंदर उल्लेख किया गया था, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान के अंदर नहीं किया गया था, मूल संविधान के अंदर नहीं किया गया था। तो फिर इसको कब जोड़ा गया था? अब बात आती है मंत्रिमंडल शब्द जब मूल संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं था, तो इसको कब जोड़ा गया? तो दोस्तों ध्यान से देखना, 44वां जो संविधान संशोधन किया था सन 1978 के अंदर, इस संविधान संशोधन के द्वारा इस मंत्रिमंडल शब्द को आर्टिकल 352 में जोड़ा गया था। कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया? आर्टिकल 352 के अंदर मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा, मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति से ही लगाएगा। तो केवल मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख आर्टिकल 352 में है, इसके अलावा कहीं नहीं किया गया है। तो ध्यान से देखना, मंत्री परिषद शब्द का तो उल्लेख मूल संविधान में था, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा मंत्रिमंडल के लिखित स्वीकृति से। दोस्तों ये मंत्री परिषद होती है, ये बड़ी होती है, जबकि मंत्रिमंडल छोटा होता है। मंत्री परिषद बड़ी होती है, यानी इनमें संख्या ज्यादा होती है, मंत्रिमंडल छोटा होता है, इनमें संख्या कम होती है। दोस्तों मूल संविधान के अंदर मंत्री परिषद की संख्या निश्चित नहीं की गई थी कि कितने व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाए, लेकिन बाद में जब गठबंधन की सरकार आने लगी तब ये निश्चित किया गया इनकी संख्या को कि कितने मंत्री बनेंगे।
तो मंत्री परिषद की संख्या को निश्चित कब किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान देना, 51वां जो संविधान संशोधन किया गया था सन 2003 के अंदर, इस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद की संख्या निश्चित कर दी गई और यह प्रावधान कर दिया कि मंत्री परिषद के अंदर लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इक्यानवां संविधान संशोधन जब किया गया 2003 में, उसमें क्या प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी लोकसभा के अंदर आपको पता है कितने सदस्य हैं, 545 है। इन 545 का 15% केवल मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य है, जिसका हम 15% अगर निकालें तो लगभग ये 82 के करीब आता है। यानी 82 व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया जा सकता है, मंत्री परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। और ये निश्चित कब किया गया, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। मूल संविधान में ये मंत्री परिषद की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल शब्द आता है। ये जो मंत्रिमंडल होता है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, ये बात आप जानते हैं। इनकी जो संख्या है ये निश्चित नहीं है, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है। तो आपने देखा कि मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द मंत्री परिषद शब्द का मूल संविधान में उल्लेख था, मंत्रिमंडल शब्द का मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। मंत्री परिषद बड़ी होती है, मंत्रिमंडल छोटा होता है। मंत्री परिषद की संख्या निश्चित है, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, और मंत्रिमंडल की संख्या निश्चित नहीं है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि ये जो मंत्री परिषद है, इसकी बैठक कौन बुलाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उस पर चर्चा करते हैं। मंत्री परिषद की बैठक की बात करते हैं दोस्तों। मंत्री परिषद की बैठक प्रधानमंत्री बुलाता है। कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री बुलाता है, जिसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कि साल में या महीने में कितनी बैठक होनी है, ये निश्चित नहीं है। बैठक बुलाता कौन है? प्रधानमंत्री बुलाता है, जिसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जिसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कितनी बैठक होनी है। दूसरी बात, ये जो बैठक बुलाई जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ही इनकी अध्यक्षता करता है। कौन करता है इसकी अध्यक्षता? यानी मंत्री परिषद की बैठक प्रधानमंत्री बुलाता है और इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित है तो फिर मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों, इसके बाद सेकंड नंबर पे गृह मंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। और मान लो बाई चांस गृह मंत्री भी अनुपस्थित है, तो उस स्थिति में रक्षा मंत्री
मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। इस बात को भी ध्यान रखना। यानी मंत्री परिषद की बैठक तो बुलाता है प्रधानमंत्री, और वो कितनी बार बुलाई जाएगी ये निश्चित नहीं है। और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर अनुपस्थित है, उस स्थिति में गृह मंत्री उसकी अध्यक्षता करेगा, और गृह मंत्री भी अनुपस्थित है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? रक्षा मंत्री करेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मान लो प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो क्या मंत्री परिषद भंग हो जाएगी? क्या प्रावधान किया गया है? प्रधानमंत्री के द्वारा त्याग पत्र देने या देहांत होने पर मंत्री परिषद स्वतः भंग हो जाती है। लेकिन उस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती। क्या बताया गया है कि जब प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है, प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र दे देता है तो मंत्री परिषद स्वतः भंग हो जाती है, विघटित हो जाती है। या प्रधानमंत्री का पद पर रहते देहांत हो जाता है तो उस स्थिति में भी मंत्री परिषद स्वतः भंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और यह भी मैंने बताया कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व से मतलब क्या होगा? सामूहिक उत्तरदायित्व का सीधा सा अर्थ है कि जब किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। पूरी मंत्री परिषद को एक साथ त्याग पत्र देना होता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक मंत्री की गलती पूरी मंत्री परिषद की मानी जाती है और एक मंत्री की उपलब्धि पूरी मंत्री परिषद की उपलब्धि मानी जाती है। इस संबंध में एक कथन भी प्रचलित है, काफी प्रचलित रहता है कि मंत्री परिषद एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री जब अपना त्याग पत्र दे देता है या उसका देहांत हो जाता है तो मंत्री परिषद स्वतः विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है। लेकिन दोस्तों उस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती है। इस चीज को ध्यान देना। त्याग पत्र देने या देहांत होने से मंत्री परिषद तो भंग हो जाती है लेकिन लोकसभा भंग नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि मंत्री परिषद जो है इसकी कानूनी सहायता के लिए आर्टिकल 76 में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल पद बनाया गया है। आर्टिकल 76 की अगर मैं बात करूं जिसको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 76 के अंदर महान्यायवादी की बात की गई है। महान्यायवादी यानी भारत का अटॉर्नी जनरल जो सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। आर्टिकल 76 यानी महान्यायवादी पद जो बनाया गया है यही मंत्री परिषद की कानूनी सहायता करता है। तो पूछा जाए कि मंत्री परिषद की कानूनी सहायता कौन करता है तो वह है महान्यायवादी जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है।
दोस्तों ये जो मंत्री परिषद होती है यही वास्तविक कार्यपालिका होती है और इसका प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। और भारत के अंदर वास्तविक कार्यपालिका एकल है, इसलिए प्रधानमंत्री भी सर्वोच्च शक्तिशाली होता है। यानी मैं ये कहूं कि शासन की सारी पावर्स जो होती है वो प्रधानमंत्री और इस मंत्री परिषद के पास ही होती है। यही देश के शासन का संचालन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मंत्री परिषद की संरचना क्या रहती है। मंत्री परिषद की संरचना, दोस्तों मंत्री परिषद के अंदर मंत्रियों की 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। मंत्री परिषद के अंदर मंत्रियों की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां। मंत्री परिषद के अंदर मंत्रियों की 3 श्रेणियां है जिनको हम 4 सत्रों के अंदर बांटते हैं। कौन कौन से मंत्री आते हैं मंत्री परिषद के अंदर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट मंत्री, इन्हें मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। मंत्रिमंडल भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल में कौन आते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो कैबिनेट मंत्री दूसरे जो है दूसरी श्रेणी के जो मंत्री आते हैं वो आते हैं राज्य मंत्री। कौन से आते हैं? राज्य मंत्री। अब दोस्तों ये जो राज्य मंत्री है इनको 2 स्तरों में बांट दिया। एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और दूसरे राज्य मंत्री। एक राज्य मंत्री हो गए, एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हो गए। तो इस प्रकार राज्य मंत्री को 2 स्तरों में बांट दिया। तीसरी हम बात करें तो वो आते हैं उप मंत्री। कौन से मंत्री? उप मंत्री। तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की ये 3 कैटेगरी होती है। सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं, दूसरा राज्य मंत्री जिसको हमने 2 भागों में बांटा है, राज्य मंत्री और राज्य स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, और तीसरी श्रेणी के जो मंत्री है वो है उप मंत्री जो सबसे नीचे की श्रेणी होते हैं। दोस्तों ये कैबिनेट जो मंत्री होते हैं इनके पास अत्यधिक महत्व वाले जो मंत्रालय है जैसे वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, इनके ये प्रमुख होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो अत्यधिक महत्व के मंत्रालय होते हैं उनके प्रमुख होते हैं। और हम जो सारी अगर मंत्रालयों की लिस्ट देखें तो उसमें 15-16 ऐसे मंत्रालय हैं जो अत्यधिक महत्व वाले होते हैं और उनका प्रभार किसको सौंपते हैं? कैबिनेट मंत्रियों को ही सौंपा जाता है। और ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं, यानी किसी के अधीन ये कार्य नहीं करते हैं, इन पर किसी का प्रेशर नहीं होता है। इनके मंत्रालय में क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी योजना लानी है, इस पर निर्णय है ये स्वयं करते हैं और स्वतंत्र रूप से करते हैं और अपने निर्णय के प्रति स्वयं ही ये उत्तरदायी होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री के जो सबसे खास होते हैं, सबसे क्लोज होते हैं, प्रधानमंत्री के सबसे विश्वसनीय और अनुभवी व्यक्ति होते हैं, उन्हें ही प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री बनाता है। दूसरी बात हम करें
तो ये जो सरकार की जो महत्वपूर्ण नीतियां होती हैं उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सरकार का अगर कोई महत्वपूर्ण अंग है तो वो है कैबिनेट मंत्री यानी मंत्रिमंडल। यानी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जो नीतियां होती हैं उन पर निर्णय लेने का कार्य यही करते हैं। यानी एक प्रकार से प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री यानी मंत्रिमंडल यही देश का संचालन करते हैं। इन्हीं के पास ये जो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मंत्री है, सारी पावर्स इसी के पास होती है। जो भी नीतियां लागू करनी है उन पर निर्णय यही लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कैबिनेट मंत्री जिनके पास अत्यधिक महत्व वाले मंत्रालय आते हैं और ये स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेते हैं और अपने निर्णय के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं और सरकार की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी इनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है, ये अपने मंत्रालय का मालिक स्वयं होते हैं। दूसरी श्रेणी के आते हैं राज्य मंत्री, जिसको हमने दो भागों में बांटा। एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, इन्हें जो विभाग मिला होता है उस विभाग या मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। ये भी अपने मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। तो फिर फर्क क्या है कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के अंदर? फर्क इतना है कि कैबिनेट मंत्री को तुम अत्यधिक महत्व वाले मंत्रालय सौंपे जाते हैं, जबकि राज्य मंत्री को कम महत्व वाले मंत्रालय सौंपे जाते हैं। ये भी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। इसके अलावा एक अंतर ये भी है कि ये राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, ये कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठकों में ये भाग नहीं लेते हैं। लेकिन अगर इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है मंत्रिमंडल की बैठक में, तो ये मंत्रिमंडल की बैठक में भी भाग लेते हैं। यानी कैबिनेट मंत्री तो क्या करते हैं कि मंत्रिमंडल की जब भी बैठक होती है उसमें भाग लेंगे ही लेंगे, लेकिन राज्य मंत्री विशेष रूप से आमंत्रित करने पर मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेंगे, अन्यथा ये भाग नहीं लेते हैं क्योंकि ये मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरे है राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके अधीन कार्य करते हैं। यानी इनका काम है कैबिनेट मंत्री की सहायता करना। ये अपने कैबिनेट मंत्रियों की प्रशासनिक और राजनीतिक सहायता करने के लिए होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई वित्त मंत्री है कैबिनेट, तो उसके साथ वित्त राज्य मंत्री भी बन जाता है। वित्त मंत्री है कोई रक्षा मंत्री है कैबिनेट, तो वित्त रक्षा मंत्री भी बन जाता है। यानी ये केवल अपने कैबिनेट मंत्रियों की राजनीतिक और प्रशासनिक सहायता करने के लिए होते हैं, उनके अधीन ये कार्य करते हैं। जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, इनको एक स्वतंत्र मंत्रालय दे दिया जाता है जिसका ये स्वतंत्र प्रभारी होते हैं और स्वयं ही ये स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के और राज्य मंत्री। इसके बाद जो सबसे नीचे की कैटेगरी है वो है उप मंत्री। दोस्तों ये उप मंत्री होता है, ये कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं, उनकी सहायता करने के लिए ये बनाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करूंगा वर्तमान सरकार की, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इस जो मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद, वर्तमान जो मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद में किसी को भी उपमंत्री नहीं बनाया गया। तो दोस्तों मंत्री परिषद के अंदर मंत्रियों की ये तीन श्रेणियां हैं। कैबिनेट मंत्री जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे पावरफुल होते हैं, सबसे शक्तिशाली होते हैं, जिसको मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। दूसरे नंबर के राज्य मंत्री आते हैं जिनको कम महत्व वाले मंत्रालय सौंपे जाते हैं, और तीसरे हैं उप मंत्री जो कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक आता है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव जो न तो मंत्री परिषद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है।
दोस्तों ये संसदीय सचिव क्या होता है? इस संसदीय सचिव पद का संविधान में तो कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फिर बना कैसे? जब संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया तो ये बना कैसे? तो दोस्तों बहुत से राजनीतिक कारण होते हैं जिनके कारण कुछ पद है वो बनाए जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को हम मंत्री का पद भी नहीं दे रहे हैं, मंत्री का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं, और प्रेशर इतना आ जाता है कि उसे मंत्री के जैसा पद दिया जाना चाहिए, तो फिर उसको संसदीय सचिव का दर्जा दे दिया जाता है। हालांकि इनको कोई विभाग नहीं दिया जाता है, कोई विभाग नहीं होता है इनके पास, इनको केवल एक राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। और राज्य मंत्री के पास जो भी सुविधाएं होती हैं, राज्य मंत्री को जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं इस संसदीय सचिव को दी जाती हैं। और दोस्तों वास्तव में देखा जाए तो ये केवल सुविधाएं देने के लिए ये पद सर्जित किया गया है, संसदीय सचिव का, जिसके पास कोई विभाग नहीं होता है, केवल उसे राज्य मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया जाता है और राज्य मंत्री को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं इन्हें दे दी जाती हैं। ये जो संसदीय, दोस्तों बात करते हैं हम राज्यों की, तो राज्यों के अंदर तो अधिकांशतः संसदीय सचिव पद बनाया गया है। लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात करूं तो केंद्र सरकार में आज तक केवल एक बार संसदीय सचिव बनाए गए थे, उसके बाद संसदीय सचिव नहीं बनाए गए थे। और ये जो संसदीय सचिव मैंने बताया, न तो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, न तो ये मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, और ना ही ये मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इसलिए इनकी जो नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इनको शपथ भी कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री दिलाता है। ये अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को ही देते हैं। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है जी? प्रधानमंत्री करता है। शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाता है। ये संसदीय सचिव अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री को देते हैं। और ये संसदीय सचिव उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। और ये संसदीय सचिव दोस्तों एक प्रकार से ये एमपी ही होते हैं, सांसद ही होते हैं, जिनको प्रधानमंत्री संसदीय सचिव का दर्जा देता है और उसको राज्य मंत्री के समक्ष सुविधाएं देता है। दोस्तों मैंने बताया मंत्री परिषद में 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले सेंटर में प्रधानमंत्री आता है। क्यों? क्योंकि वो मंत्री परिषद का क्या है? प्रमुख है। इसके बाद कैबिनेट मंत्री, इसके बाद राज्य मंत्री, जिसमें स्वतंत्र प्रभार वाले और राज्य मंत्री दोनों आएंगे। इसके बाद उपमंत्री। ये होती है पूरी मंत्री परिषद। इसमें से प्रधानमंत्री यानी ये प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, ये तो कहलाता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आता है। और ये पूरा प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये पूरा क्या कहलाता है? मंत्री परिषद कहलाता है। यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, इनसे मिलकर बनता है मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री,
इन सभी से मिलकर बनता है मंत्री परिषद। तो ये मंत्री परिषद की संरचना होती है। दोस्तों, ये जो मंत्री परिषद है, इसके संबंध में एक कथन दिया था सर जॉन मेरियट ने। क्या कथन था? कि कैबिनेट वह दूरी है जिसके चारों पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। दोस्तों, ये कथन इंपॉर्टेंट कथन है, इसलिए मैंने बताया है। और ये कथन है किसका? सर जॉन मेरियट का। सर जॉन मेरियट का ये कथन है। सर जॉन मेरियट ने इस मंत्री परिषद के शब्द में कहा था, कैबिनेट वह दूरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो संपूर्ण राजनीतिक शक्तियां जिसमें निहित है वह कैबिनेट मंत्री होते हैं, यानी मंत्रिमंडल के पास पूरी की पूरी जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो होती हैं। तो कैबिनेट वह दूरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। ये कथन किसका है? सर जॉन मेरियट का है। इसको ध्यान में रखना। तो दोस्तों, ये थी हमारी मंत्री परिषद जिस पर हमने आज चर्चा की है। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।